student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video, we learn about mathematics, class 10th, linear equation of two variable was the field video. This video is a part 2 of linear equation in two variable. Part 1 is also available on my channel, and the link of part 1 is given in the description box. So students, go and watch the part 1 in which the full chapter with detail is given. Okay, now we start in हिंदी. आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक वीडियो का पार्ट 1 का. यहाँ पे हम लोग जो है ये पार्ट 2 देखने वाले हैं, और पार्ट 2 में जैसा कि हमने बोल रखा है, जो भी टॉपिक रह गया है या उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार आते हैं अलजेब्रिक मेथड पे, या वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम बनाएं, कैसे समझें, कैसे कैच करें वर्ड प्रॉब्लम को, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं. क्लियर है? तो मेन चीज़ है इसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देखने वाले हैं. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को. क्लियर है ना? उसको आप देख लें, फिर पार्ट 2 को देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ और साइंस का फुल सिलेबस मिलेगा क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए. क्लियर है? तो अब बिना टाइम गंवाएं अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. तो अब हम लोग बात करने वाले रिड्यूसिबल ऑफ इक्वेशन. देखिए, कहने का मतलब है कि इक्वेशन को रिड्यूस करके और फिर आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप सोचिएगा कि ये क्या रिड्यूस करना. तो रिड्यूस करने का मतलब है कि इक्वेशन कुछ अलग तरह से दिया जाएगा, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा में आपका वेरिएबल दे दिया हो. जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे दिया हो या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे दिया हो, उस समय आपको रिड्यूस करना पड़ता है इक्वेशन को. उसी के लिए हम लोग इसको देखने जा रहे हैं. ठीक है? तो ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3y प्लस 2y x इज इक्वल टू 13. दूसरा दे रखा है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2. अब इसको आप क्या करिएगा, इसमें तो आप एलसीएम एलसीएम लेकर भेजेंगे तो फिर वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, वहाँ आपको प्रॉब्लम होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिड्यूसिबल मेथड यूज करते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि वेरिएबल को रिड्यूस करके. कैसे रिड्यूस करते हैं हम लोग? क्या करेंगे, इस 1/x को कोई और वेरिएबल मान लेंगे और 1/y को भी कोई और वेरिएबल मान लेंगे. क्लियर है ना? लेट कर लेते हैं 1/x. लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y को हम मान लेते हैं v. जैसे ही 1/x को u और 1/y को v माने, तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया. और ये ऊपर जो था वो 3/y था. 3 मतलब 3 × 1/y था, और 2/x मतलब 2 × 1/x था. तो 1/x को हमने u माना तो ये क्या हो गया, 2u हो गया. और 1/y को हमने v माना तो ये क्या हो गया, 3v हो गया. और इक्वल टू कितना हो गया, 13. इधर क्या हो जाएगा, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2. जब ऐसे हो गया तो अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो फॉर्म में आ गया कितने अच्छे से. अब हम यहाँ क्या करेंगे कि आपको मन करे तो हमने पार्ट 1 में बता रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन तीनों में से किसी मेथड का यूज करके आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्व करने पे क्या होगा कि u और v का वैल्यू आएगा. तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सॉल्व आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको आप पार्ट 1 में जाकर देख ले कैसे सॉल्व किया जाता है, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. डायरेक्टली और u और v का वैल्यू हम लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या किए, जब u और v का वैल्यू निकालने गए तो u इक्वल टू हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो u का वैल्यू आपका 2 आ गया, और v की वैल्यू की हम बात करें तो v की वैल्यू आपको 3 आ गई. यहाँ से क्या करना है, अब u किसको माने थे, तो 1/x को माने थे. तो 1/x इक्वल टू कितना हो गया, 2. v किसको माने थे, तो 1/y को माने थे. तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3. क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे 1/x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3. आपका x और y का वैल्यू आ गया. सिंपली आपको करना क्या था, आपको पहले इक्वेशन को
सिंपल फॉर्म में लाना था, लेट करके जो वेरिएबल दिया है उसको। उसके बाद आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से जो मेथड बनकर उससे आपको सॉल्व करना था। यू और वी का वैल्यू आएगा, फिर उसको 1/x और 1/u के बराबर करना था। तो ये आसानी से अब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझने पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो रिड्यूसिबल मेथड आपको समझ में आ गया कैसे रिड्यूस करना है। बड़ा बड़ा भी देता है क्वेश्चन, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी आपको हम समझा चुके हैं। 3 तरह के कंडीशन होते हैं यहाँ पे। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ कंडीशन क्या था? यूनिक सोल्यूशन का, मैनी सोल्यूशन का और नो सोल्यूशन का। तो इस पे क्वेश्चन कैसे है तो उसको देख रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन यहाँ ले रखा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ सिस्टम और हैज यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? यूनिक है, और के की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। तो जब इसके हम सोल्यूशन की बात करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए गिवन इक्वेशन जो है उसको हम लिख लेते हैं पहले, इक्वल टू में 0 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए समझने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में ला दिए, तो यहाँ से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 का सबसे पहले हम बोले थे कि वैल्यू निकाल, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में समझाए हुए हैं। तो पहले वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ हमारा अगर फर्स्ट इक्वेशन को A1, B1, C1 मान रहे हैं, तो A1 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 हो गया। B1 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए -2 हो गया। C1 क्या हो गया आपका, तो C1 -3 हो गया। फिर हम बात करेंगे A2 क्या हो गया हमारा, तो वो 3 हो गया। B2 क्या हो गया हमारा, तो K हो गया। जब हम बात करेंगे C2 का, तो C2 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, -1 हो गया। अब इसको समझेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हो सकता है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि A1/A2 होगा, ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के। क्लियर है? A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। तो इसको समझने के, अब इसमें हम लोग क्या करें, वैल्यू को पुट करते हैं। यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो A1 की जगह पे हमारा क्या है, 1 है। A2 की जगह पे क्या है, देख लीजिए, तो 3 है। नॉट इक्वल टू B1 की जगह पे हमारा क्या है, -2 है। B2 की जगह पे क्या है हमारा, K है। अब यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा समझ में आ जाएगा। इधर आएगा तो K मल्टीप्लाई होगा, तो K इज नॉट इक्वल टू -6, सॉरी, K इज नॉट इक्वल टू -6 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ K। कहने का मतलब हमें इसको K इज नॉट इक्वल टू -6 आ गया। मतलब क्या हुआ कि K का जो होगा वैल्यू अदर देन -6, जो भी वैल्यू होगा उस सब पे क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। सिर्फ K इक्वल टू -6 जब होगा तब उसके यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी में आपको कोई मेनी सोल्यूशन भी कर सकता है, नो सोल्यूशन भी कर सकता है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आपको मेन याद रखना होगा, जो 3 चीज़ आपको बताया गया है कंडीशन यूनिक सोल्यूशन के लिए ये है। मेनी सोल्यूशन के लिए क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नो सोल्यूशन के लिए क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो अब देखिए, अब इसका जो मेन सेक्टर है जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं CBSE बोर्ड में, उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स आज आप नया 10th में आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि आप ये पहले से बनाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलना शुरू हुए। तो मेन इसमें क्या, अब हम बार बार क्लासरूम में भी आप जब क्लास लेते हैं तो भी हम इस बातों का यूज करते हैं। आज आपको भी ये हम बताने जा रहे हैं, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन जो क्लास है इसमें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको 4 बातों को ध्यान रखना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। वो 4 बातें हैं क्या, और वो ये मैथ का सबसे बेसिक बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीड क्वेश्चन को आप पढ़ कैसे रहे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब ये हुआ, आगे आपको हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि मतलब अब आप जब क्वेश्चन को शुरू के सेंटेंस को कैसे अटैच करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू राइट द क्वेश्चन। अब राइट करने का मतलब क्या, कुछ बच्चे ये ना समझ लें कि बस क्वेश्चन लेकर कॉपी में लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं है हम बोलने जा रहे हैं। आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको लिख कैसे रहे हैं, जो गिवन उसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। और जब उसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने सही से लिखेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड जो लिखे हुए हैं,
तो जेन्युइन सी बात है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तभी उसको मैथमेटिक्स में अच्छे से आप लिख पा रहे हैं। क्लियर है? और लास्ट जो हमने बोला, हाउ टू थिंक अबाउट क्वेश्चन, आप सोच कैसे रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, मतलब उसमें क्या निकालना है, किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, किस वे को हम लेके जाएं तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ फार्मूला करेंगे, आपका आंसर आ ही जाना है। इसमें मेन होता है इक्वेशन को फॉर्म करना वर्ड प्रॉब्लम में। अगर आपका सही से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो बाकी आपके पास 3 मेथड है सॉल्व करने का, अलजेब्रिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड्स में कोई मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी कि आपको पहले पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, कनेक्ट करना है सेंटेंस को, फिर उसको अच्छी तरह से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है, तो जेन्युइन से समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो आप सही डायरेक्शन में सोचिएगा, और जब सही डायरेक्शन में सोचिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा, और ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं पाएगा, वो डेफिनेट सी बात है कि वो बनेगा और वो बन के रहेगा। क्लियर है? बस आपको क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्वेश्चन के लेंथ को देख के वर्ड प्रॉब्लम में घबराना नहीं होता है, बस स्टोरी दिया रहता है उसको समझना होता है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देना होता है। और जब इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो ये ग्रांटेड है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन बातों को उसमें हम लागू करेंगे। ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे और देखिए कैसे इसको हम पढ़ते हैं, आप उन 4 बातों को कैसे ध्यान रखेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे। 8 चेयर एंड 5 टेबल्स कॉस्ट 1500 रुपीज़। पहले लाइन को आप समझ रहे हो कि 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है 10,500, इतना हमको समझ में आ गया। वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 6,450, मतलब 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट 6,450 रुपया दिया हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल, मतलब ये एक चेयर का अलग, एक चेयर का कितना प्राइस पड़ेगा और एक टेबल का प्राइस कितना पड़ेगा, ये बताना है हमको। तो अब इसको जब हम समझ लें तो हमको यहाँ पे देखिए क्या क्या समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या था, चेयर का संख्या और नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल्स ज़्यादा है तो दिया हुआ है 10,500। जब नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल घट गया तो दाम दिया हुआ 6,450 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, ये समझेंगे चेयर और टेबल का दाम निकालना। तो जब समझ गए तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे कि हम किसको लेट करें ताकि इंडिविजुअली उसका आंसर आ जाए। तो हमको जब चेयर और टेबल का प्राइस निकालना तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब क्वेश्चन शुरू करते तो लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी एक्स, फिर लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी वाई। हमने कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल को एक्स वाई मान लिया, कॉस्ट ऑफ चेयर को एक्स और कॉस्ट ऑफ टेबल को वाई माना। जैसे ही एक चेयर का दाम 100 रुपया और एक टेबल का दाम वाई रुपये हो, तो पहला जो हमारा लाइन था 8 चेयर एंड 5 टेबल, देखिए फिर से उस पर जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, देन 8 चेयर का क्या हो गया 8x प्राइस हो जाएगा, और 5 टेबल का प्राइस क्या हो जाएगा 5y, इज इक्वल टू कितना 10,500। दूसरा जो है हमारा लाइन 3 टेबल एंड 5 चेयर है, तो 5 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 5x, और 3 टेबल का प्राइस कितना होगा 3y। क्लियर है? इज इक्वल टू कितना 6,450। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपका मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन। देखिए इक्वेशन मेन था फॉर्म करना, जैसे ही हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया उसके बाद टेंशन खत्म हो गया। अब इक्वेशन फॉर्म हुआ, अब यहाँ से आपको जो मन करे, जैसे 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया पहला और ये कितना था दूसरा, यहाँ से आपको मन करे एलिमिनेशन, मन करे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आपको अब सॉल्व करके दिखा। एलिमिनेशन मेथड से बना रहे थे तो जैसे ही सेकंड क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई किए और फर्स्ट क्वेश्चन को 3 से, तो जो उसका रिजल्ट है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसा आ गया। क्या आया 25x माइनस 24x इज इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हैं 32,250 माइनस 31,500। जब हम माइनस किए तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 750 आ गया। अब जब x इक्वल टू हमारा 750 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को किसी इक्वेशन में, आप फर्स्ट में मन कर फर्स्ट में, सेकंड में मन कर सेकंड में,
तो हम क्या कर दिए, पुटिंग एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम पुट किए तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 8x था, तो 8 इंटू 750 और प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500 लिख दिया हम। अब यहाँ जब सॉल्व किए तो 5y इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये 758 से मल्टीप्लाई होगा तो 6,000 आ जाएगा, और जब 6,000 माइनस होगा 10,500 से तो हमारा 4,500 बचेगा। तो y इक्वल टू सिंपल सा 5 से जब वो कटेगा तो कितना आ गया, 900। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चेयर का प्राइस कितना हो गया, चेयर कौन था, x था, चेयर का प्राइस, एक चेयर का प्राइस कितना 750, टेबल का प्राइस कितना हो गया आपका 900। तो आपका आसानी से निकल गया। इस तरह से आप आराम से वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कोई सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, से कहने का मतलब हमारा ये है कि हम एक क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे ये 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 14। मतलब एक नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर समझते हैं आप, जैसे कि आप 2 डिजिट नंबर कोई भी होगा, जैसे 23 हो गया, 45 हो गया, कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रोडक्ट, उसके डिजिट का प्रोडक्ट। तो अगर 25 है तो 2 और 5 का प्रोडक्ट करने का मतलब हो गया। क्लियर है ना। उसके डिजिट का प्रोडक्ट दिया हुआ है 14। इफ़ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 45 को ऐड कर दिया जाता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जो डिजिट है वो उस डिजिट का जो प्लेस है वो चेंज हो जा रहा है। फाइंड द नंबर। तो पहले तो आपको देखिए यहाँ पे क्या समझना होगा, यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या है और टेंस प्लेस डिजिट पे अगर पहले उसको मान लीजिए। सिंपल सा आप देख लीजिए यहाँ पे, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट इज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि टेंस डिजिट को एक्स और वन डिजिट को आपने वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स डिजिट का मल्टीपल 14 है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 14 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा रिक्वायर्ड नंबर। तो 10 डिजिट जो 2 डिजिट जो नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है इसको समझिए। तो वो होता है आपका 1 डिजिट पे एक्स है तो 10 डिजिट पे एक्स है तो 10x हो गया, और 1 डिजिट पे वाई है तो वाई हो गया, तो 10x प्लस वाई रिक्वायर्ड नंबर आपका यहाँ पे मिल गया। अब देखिए नंबर ऑब्टेन बाउंड रिवर्जिंग इस डिजिट, डिजिट को जब रिवर्स कर रहा है तब तो नंबर जो मिलता है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, कब रिवर्स हो रहा है, तो जब उसमें 45 ऐड किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, 10x प्लस वाई में 45 ऐड किया तो ये 10y प्लस एक्स बन गया। क्लियर है ना। अब यहाँ क्या होगा कि इसके आगे अब हम लोग समझेंगे। तो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। इसके बाद आगे में हमने क्या किया कि सिंपल सा ये 45 जो था इसको एक साइड और एक्स वाई वाले टर्म को एक साइड किए, तो हमारा 9y माइनस 9x आया था, तो 9 कॉमन ले लिए इक्वल टू 45। तो y माइनस एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एक देखिए यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, y माइनस 5 इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 5 आ गया। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन जो आया वो y प्लस एक्स इक्वल टू 9 आया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने के बाद। जब हमारा इतना आ गया तो अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन जब हमारे पास आ जाता है, बस हमारा अब इसके बाद का जो काम होता है ना वो बहुत ईजी हो जाता है, आसानी से अब हमको सॉल्व करना था। बस हम ऑन एडिंग दोनों को ऐड किए तो y इक्वल टू हमारा 7 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 7, और x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया y के वैल्यू को पुट करने पे। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या बन गया 27। बहुत ईजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप बनाइएगा। बस आप जो जितने बातें आपको समझाएगा उसको ध्यान रखना होगा, और आज ये गारंटेड है कि आपसे इस क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोट और स्टीम पे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बोट और स्टीम के सिचुएशन को आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो जैसे बोट और स्टीम में आपको समझाएंगे यहाँ पे हम कि कैसे बोट और स्टीम की बात करते हैं। जैसे कहने का मतलब दो तरह के सिचुएशन आते हैं उसमें, एक आता है अप स्ट्रीम, एक बोलता है अप स्ट्रीम, और एक होता है डाउन स्ट्रीम। क्लियर है ना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ इसको समझिए। जैसे आपको देखिए, मान लीजिए नदी में, इसको इमेजिन कर लीजिए, ड्रॉ कर रहे हैं, नदी है, एक नाव है। क्लियर है। देखिए ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, कोशिश किया जा रहा है एक नाव बनाने की आपके लिए। मानिए ये नाव है, और देखिए ये पानी का जो करंट धारा जो है इसकी, उसकी डायरेक्शन ये है, और नाव का डायरेक्शन जब क्या रहे ये रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। ठीक है, अपोजिट रहे तो क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। और एक मिनट ये समझिएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए आपको बता देते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या हो,
ये नाव है, मान के चलिए। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि करंट जो होता है ना, पानी का जो धारा होता है वो भी उसका डायरेक्शन और नाव का भी डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, डाउन स्ट्रीम। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, पूछता क्या है, अप स्ट्रीम और में ही और डाउन स्ट्रीम दो सिचुएशन दे देगा और पूछ देगा स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए। तो जैसे आप स्पीड ऑफ बोट को अगर x मान लेते हैं और स्पीड ऑफ करंट को y मान लेते हैं, तो सिचुएशन क्या होगा अप स्ट्रीम में, क्योंकि करंट के अपोजिट जब जा रहा है बोट, तो जेन्युइन बात है कि स्पीड ऑफ बोट का जो होगा वो घटेगा। कितना घटेगा, जितना स्पीड ऑफ करंट होगा। तो स्पीड ऑफ बोट को आपने x माना है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये x माइनस वाई हो जाता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई। जब आप डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड ऑफ करेंट और स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, ऐड हो जाता है। बस इस सिचुएशन को ध्यान रखना होता है थोड़ा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नया नया आपके लिए नहीं रहता है। क्लियर है? तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने स्कूलमेट्स में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, ताकि वो भी समझ सके और सीख सके। और अगर वीडियो पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक चैप्टर का यहाँ पे फुल वीडियो आने वाला है। और एक सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बन के आएगा। क्लियर है? चैप्टर को खत्म करते हैं हम, एलिमिनेशन 2 वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर।